रिकॉर्डिंग चल रही है। तो कल हमने बना ली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट। अब फटाफट बना लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स की लिस्ट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये लिस्ट ज्यादा समय नहीं लेगी लेकिन है उतनी इंपॉर्टेंट। इस लिस्ट से पहला मेटल्स। मेटल्स से वैसे भी इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की शुरुआत में मेटल्स ही आते हैं तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ऊपर वाले रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। याद करो लिथियम को बोला होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, फ्लोरीन को बोला होगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो मेटल से ही बात शुरू करनी चाहिए। एक मेटल से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो भी लेगा वो बेचारा रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो देखो मेटल्स, रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट में पहला है मेटल्स। क्या सारे मेटल बराबर रिड्यूसिंग है, इक्वली रिड्यूसिंग है कि नहीं? सारे बराबर रिड्यूसिंग नहीं है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऊपर आता है वो ज्यादा रिड्यूसिंग है। यस, ये बात लिखी जाए कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आते हैं वो ज्यादा रिड्यूसिंग है। चलिए दूसरा हाइड्रोजन। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई जगह H2PD वाली बातें करी, तो हाइड्रोजन दूसरों को रिड्यूस करता है। हाइड्रोजन तो स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। बचपन से ये सुनते हैं हाइड्रोजन अगर तुमको मिला तो तुम रिड्यूस हो रहे हो। तो अगर हाइड्रोजन कहीं है और आपसे आके चिपक जाएगा तो आप रिड्यूस हो जाओगे। हाइड्रोजन तो ही खुद वो 0 से चल जाता है +1 में, आप करा देगा रिड्यूस। खुद को ऑक्सीडाइज 0 से +1, सामने वाले करेगा रिड्यूस। तो देखो दूसरा हाइड्रोजन। ठीक, तीसरा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसमें सल्फर जो है -2 में है और ज्यादातर ये ऑक्सीडाइज होके 0 में चला है सल्फर हमेशा, राइट। और सल्फर जो है वो पानी में थोड़ा घुलता है, बाकी नहीं घुलता है, थोड़ा बहुत घुल के बाकी नहीं घुल पाया, राइट। तो जो नहीं घुल पाया वो नीचे बैठ जाएगा और एक गंदलापन पैदा करेगा। समझते हो? कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसे पानी है, पानी के अंदर कोई गंदगी, जैसे बारिश हुई, थोड़ा पानी सड़कों में बहा, फिर पानी कहीं भी जाके जमा हो गया। अब जब अगर पानी बहता हुआ आया तो गंदा है, और जब रुक जाता है तो जो भी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर से साफ हो जाता है, राइट। अब अगर आप उसे पत्थर मार दो तो जैसे पत्थर मारोगे तो कैसे एक मिट्टी का कीचड़ का एक गुबार उठता है, उससे पानी गंदला हो जाता है। थोड़ी देर छोड़ दो वापस नीचे बैठ जाएगा। छाछ है आपके पास बहुत सारी, छाछ को आप छोड़ दो, फ्रिज में डाल के छोड़ दो, 5-6 घंटे बाद क्या होगा? नीचे एकदम व्हाइट दूध जैसा रंग होगा, ऊपर एकदम पानी हो जाएगा। यस। अब आपने एक कटोरी, एक चम्मच लेके उसमें डाल दिया तो कैसे वो व्हाइट जो नीचे था वो ऐसे फैलता है। तो सल्फर का भी ऐसे बादलों जैसा एक गुबार उठता है। अब देखा कभी है नहीं तो इसलिए मैं ऐसी विजुअलाइजेशन की बातें कर रहा हूँ। यस और नो? तो H2S दूसरों करेगा रिड्यूस, खुद ऑक्सीडाइज। जब खुद ऑक्सीडाइज होगा तो बनेगा सल्फर। ये कैसा दिखेगा कि सफेद और बिल्कुल शुद्ध सफेद नहीं है, जैसे ये तो व्हाइट है, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा व्हाइट में भी पीला सा क्रीमिश कलर होगा। तुमने मुल्तानी मिट्टी देखी, मेट बोलते हैं जिसको, मेट का रंग देखा है? तो वो बहुत हल्का सा पीला रंग होता है कि नहीं? वैसा, ठीक है, व्हाइट से लेकर हल्का सा पीला रंग होता है। तो ये बात लिखी जाए,
सल्फाइड इज जनरली, ज्यादातर सल्फाइड इज जनरली ऑक्सीडाइज टू, सल्फाइड इज जनरली ऑक्सीडाइज्ड टू कोलाइडल सल्फर। सल्फाइड ज्यादातर यही होता है बेचारे के साथ। सल्फाइड इज जनरली ऑक्सीडाइज्ड टू कोलाइडल सल्फर, जिसकी सफेद से लेके पीली, व्हाइट टू येलो टर्बिडिटी या पीपीटी, और थोड़ा सा है तो टर्बिड है, तो ज्यादा हो जाएगा बेचारा घुल नहीं पाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो व्हाइट टू येलो टर्बिडिटी मतलब गंदलापन, गंदलापन या पीपीटी, दोनों में से या तो व्हाइट होगा कि येलो होगा, टर्बिडिटी होगी या पीपीटी होगा, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो लिख लो व्हाइट, येलो, पीपीटी या टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब गंदलापन, समझते हो गंदलापन, टर्बिडिटी। वो गंदलापन के लिए छाछ वाला एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल है। यस, अच्छा अब मैंने बोला जनरली, क्या ये हमेशा नहीं होता? कि नहीं, जनरली बोला ना, ऑलवेज नहीं बोला। बोले अच्छा फिर जब अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होता? तो कभी कभी सल्फाइड जो है -2 से 0 में आकर रुकता ही नहीं है, वो दौड़ता ही रहता है और +6 में जाके दम लेता। +6 से आगे तो सल्फर वैसे भी नहीं जा सकता, तो कभी कभार वो +6 में चल जाता है। बोले कब, हमें कैसे पता चले? कोई पढ़ा रहे, पता चले, रुक जाइएगा। यदि सल्फाइड में, सल्फाइड यदि सल्फाइड में आपके ओजोन है, ओजोन बहुत अच्छा ऑक्सीडेशन है, या H2O2 है, H2O2 को लिस्ट में जगह नहीं दी अपन ने, पूछो चिंता मत करो। या अगर गरम गरम उबलता हुआ HNO3, तो फिर ये सल्फर में आके भी इसको चैन नहीं मिलता और ये आगे ऑक्सीडाइज हो जाता है और सीधा +6 में चला जाता है, -2 से सीधा +6। तो ज्यादातर तो ये होता है, बट इन केसेस में ये वाला काम हो जाएगा। कैसे याद रहेगा उसकी आप चिंता मत करो, ये इतनी बार आएगा कि भूलना मुश्किल हो जाएगा। ये कंसेप्ट कई बार वो पूछ चुके हैं, मैं आपको एक झलक दिखाता हूं उसकी, किस तरह से हम उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिएगा, जैसे पेंट होता है, पेंट अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है वाटर कलर, सुना आपने वाटर, एक होता है ऑयल पेंट्स, सुना आपने ऑयल पेंट। ज्यादातर ऑयल पेंट्स में लेड, सीसा, हिंदी बोलते सीसा, लेड पीबी होता है। तो ज्यादातर ऑयल पेंट्स में पीबी होता है। क्यों होता है उसकी बात कर लेंगे, लेकिन होता है। अब बोले तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हम कौन सा दीवारें चाट रहे हैं? लेड जहरीला है तो हम कौन सा, हमारे क्या फर्क पड़ता है? उड़ के तो आएगा नहीं हमारी सांसों में। और तो शाहरुख खान के एक ऐड में था, उसको शाहरुख खान ने पढ़ाई थोड़ी करी केमिस्ट्री की। तो क्या आपके पेंट से जहरीली गैस निकल रही है? पेंट पहली बार जहरीला नहीं है, उसमें लेड है और वो गैस बन के उड़ के तुम्हारी सांसों में आने वाला है नहीं, और उसको कोई चाटता है नहीं। फिर ऐड करना था तो किया। तो बोले तो हमें क्या लेना चाहिए? यूं है कि मोनालिसा एक पेंटिंग है, इट इज एन ऑयल पेंटिंग, और सारे ऑयल पेंट चाहे पुराने चाहे आज के, सब में लेड होता है। और हवा में पहले भी और आज भी जरा सी H2S होती है। तो कुछ सालों में, दिनों में नहीं, सालों में
रिएक्शन होगी और वो बन जाएगा पीबीएस। पीबीएस आप पढ़ेंगे एकदम काला कलूटा होता है, राइट। तो जो पेंटिंग है उसमें जो पेंट है उसमें जो लेड है वो पीबीएस बन जाएगा और पीबीएस से वो पेंटिंग काली पड़ जाएगी। जैसे चांदी के गहने काले पड़ते हैं ना, क्यों? चांदी के गहने हवा में जो रिएक्शन है उससे रिएक्शन करके, हवा में जो H2S है उससे रिएक्शन करके Ag2S बनाते हैं। इसीलिए अगर चांदी की वो जरी वाली कोई कपड़े हैं तो उनको अंदर बक्से में रखते हैं ताकि उनके संपर्क में हवा कम से कम आए, राइट। और चांदी की चीजें महंगी है तो वैसे भी रख देते हैं, राइट, वरना वो काली पड़ जाएगा तो उसका कोई इलाज नहीं है, राइट। तो अभी हमें इससे मतलब नहीं, इससे मतलब तो पेंटिंग है काली पड़ गई, राइट। तो उसको अगर ओरिजिनल कलर वापस लाना है तो इसे करोड़ों रुपए के ठेके उठते हैं, कंपनीज जिनको केमिस्ट्री का नॉलेज है वो लेती है उसको और इसे कन्वर्ट कर देते हैं वो पीबीएस। इससे आगे में छोड़ो, ये ब्लैक था, ये वाइट है, इसको फिर वहां से हटा लेते हैं तो आपकी पेंटिंग का कलर पहले वाला हो जाता है, राइट। एक शहर है वेटिकन सिटी, सबसे शायद छोटा देश कोई है, वहां पे वो रहते हैं भाई साहब, वो रहता है ना वहां पे वो बहुत बड़ा चर्च है, जो मेन चर्च है वो वही है ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चर्च है वो वहीं पर है। और उसके जो गुंबद है उसके अंदर माइकल एंजेलो एक बड़ा पेंटर हुआ था, उसने वहां ऑयल पेंटिंग कर रखी है। अब ऑयल पेंटिंग तो खराब हो रही, तो करोड़ों रुपए के ठेके उठते हैं कि भाई ये पेंटिंग को सही करो, तो जिनको नॉलेज होता है वो लेते हैं उस ठेके को और साफ कर देते हैं। और वहां पे बेसिकली पीबीएस है जिसको हटाना है, और कैसे हटाते हैं उसको सल्फेट बना के हटा देते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन पीबीएस, ये रिएक्शन 11th में H2O2 में एनसीईआरटी ने दे रखी है, 12th में भी दे रखी है, जगह जगह दे रही है, और आईटी वाले और अच्छे से पूछ लेते हैं, बेचारे बच्चों को पता ही नहीं है, इनऑर्गेनिक कोई पढ़ता ही नहीं, कोई पढ़ाते ही नहीं, हम पढ़ देंगे बस तुम आते रहना, ओके। तो वैसे तो सल्फाइड का क्या होता है, वैसे सल्फेट क्या होता है, सल्फर बनता है, लेकिन अगर ये हो जाए तो सल्फेट बन जाता है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हम बार बार लेंगे और भी दो चार एग्जांपल जोड़ेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट तो यही वाला है पीबीएस, जो कि होता है ब्लैक पीबी बन जाता है व्हाइट पीबी। तो इसे कैसे हटाएंगे, व्हाइट में तो नहीं चाहिए, व्हाइट तो उसको हटाने के भी तरीके केमिस्ट्री में आ जाएंगे, ओके। ये रिएक्शन लिखी जाए, इसका रेफरेंस भी लिखा जाएगा, ये किस रेफरेंस में हम पढ़ रहे हैं। ऑयल पेंटिंग्स में लेड होता है जिससे पीबीएस बनता है, जिससे पेंटिंग काली पड़ जाती है। चलिए
अगला जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसे हम सल्फर डाइऑक्साइड बोल सकते हैं, उसका ये वाला रूप ले सकते हैं या उसका ये वाला रूप ले सकते हैं, सब एक ही बात। सब में सल्फर है +4 में और ये सब ऑक्सीडाइज होकर चले जाएंगे +6 में, और उसको भी हम अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, राइट। सब में सल्फर +6 में, खुद हो गया ऑक्सीडाइज, सामने अलग कर दिया रिड्यूस। लिखो SO2, ये उससे मिलते जुलते कंपाउंड। SO2 को पानी में डाल दो, ये बन जाएगा SO2 और पानी इज H2SO3। मैं SO2 बोलूं या बोलूं पानी में SO2 H2SO3 एक ही बात है। SO2 बोले या बोले कि पानी में SO2 H2SO3 एक ही बात है, फर्क नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए, रट्टा मार लीजिए, इतनी बार आएगा कि याद वैसे भी रह जाएगा। ठीक है, SO2 कहा जाता है +4 से सीधा +6, +5 में गाड़ी नहीं रोकनी। अब +6 वाले कैसे लिखे, क्या आप चाहो तो SO3 लिख दो, चाहो तो ये लिख दो, चाहो तो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुल मिलाकर सल्फर +6 में होना चाहिए। जिस तरह से H2 SO, जिस तरह से ये रिएक्शन है उसी तरह से ये रिएक्शन है। तो मैं बोलूं मेरे पास SO2 है या बोलूं H2 SO3, कोई फर्क नहीं है। SO3 है या H2SO4 है, कोई फर्क ही नहीं है। अगर पानी में SO2 है तो H2SO3 बन चुका है, पानी में SO3 है तो H2SO4 बन चुका है, राइट। बोले पानी में SO3 है तो H2SO4 है, SO3 नहीं हो। ओके, तो जहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट में हर एक में आधा आधा घंटा लग रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। जहाँ जितना पढ़ाना है वो पढ़ाएं। चलिए, अब अगला है आयोडाइड HI, आयोडाइड आयोडाइड HI। ये ऑर्गेनिक में यूज आएगा, अभी तक अपन ने लिया नहीं है। इसका सबसे अच्छा इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। सबसे पहले ये ग्लूकोज है, मॉलिक्यूल चैप्टर में आएगा। ये ग्लूकोज एल्डिहाइड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन है। देखा ये गया है कि अगर इसकी रिएक्शन रेड फास्फोरस और HI से करा है, ये बन जाए मतलब चाहे एल्डिहाइड हो चाहे अल्कोहल, सब रिड्यूस होके एल्केन बन जाते हैं। रिड्यूस ऑक्सीजन से सब लूट लिया, H आ गया सबके लिए, तो रिडक्शन है। रुक जाओ, इसको ऐसे समझो, अगर तुम्हारे पास कोई कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल समझते हो, एल्डिहाइड या कीटोन, उसकी रिएक्शन आप कराओ HI से तो पहले आपको मिलेगा अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन कराई HI से तो मिलेगा आयोडाइड। आयोडाइड की रिएक्शन कराई HI से तो आपको मिलेगा एल्केन। और गाड़ी बीच में रुकती नहीं है। अगर कार्बोनाइल से शुरू करोगे तो भी एल्केन तक पहुंचोगे, अल्कोहल से शुरू करोगे तो भी एल्केन तक पहुंचोगे, और आयोडाइड से शुरू करोगे तो भी एल्केन तक पहुंचोगे। इसमें काम HI का काम मेन है। बोले रेड फास्फोरस क्यों लिया, उसकी अलग माया है, बट वो एक्चुअल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, वो कुछ और काम कर रहा है। काम एक्चुअल काम रिडक्शन वाला तो HI ही कर रहा है, वही तो अपन पढ़ रहे हैं। क्रिस्टल रिड्यूसिंग एजेंट में HI। अच्छा बोले अच्छा है, इसने दूसरों को तो रिड्यूस कर दिया, खुद का क्या हुआ, ये सही जवाब, सही सवाल है। I माइनस का खुद का क्या हुआ, I माइनस से आ गया 0, खुद का ऑक्सीडाइज, सामने अलग कर दिया रिड्यूस। ठीक है, लिखो फटाफट।
अब यहाँ पे एक बहुत काम की बात जोड़ देते हैं, थोड़ी दिन पहले भी ये बात बताई थी लेकिन इंपॉर्टेंट है, वापस सुनो। थोड़ी देर पहले जब केमिकल इक्विलिब्रियम वाली शीट या प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहां पे आपसे मुखर्जी में एक सवाल आया था आयोडीन वाला, कि वैसे तो आयोडीन बहुत कम घुलता है, अगर एक बर्तन में आयोडीन डाल दो सॉलिड पानी में तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत घुलता है, 0.33 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में 1000 ग्राम में 1 ग्राम भी नहीं घुलता। लेकिन अगर वहां आयोडाइड मिला दो ये दोनों जुड़ के बना देते I3 माइनस, और इस तरह से रिएक्शन फॉरवर्ड रिवर्सिबल बट फॉरवर्ड जा रहा है, तो ये फॉरवर्ड जाएगा तो थोड़ा और घुल जाएगा, ये फॉरवर्ड जाएगा ये थोड़ा और घुल जाएगा, तो इस तरह से अच्छा खासा आयोडीन पानी में घोला जा सकता है। तो जब कोई बोले आयोडीन सोल्यूशन कि पानी में आयोडीन है, तो एक्चुअली पानी में आयोडीन नहीं है, पानी में ट्राई आयोडाइड है। आयोडीन इस रूप में पानी में घुल पाता है, ये बात याद आ रही, पढ़ाया था। अब वो बात देखो यहाँ पे कैसे वापस आएगी कि जब I माइनस I2 बनेगा तो ये I2 तो पानी में घुलता नहीं, और I माइनस यहाँ पर पड़ा ही है। तो जैसे मान लो कि इसके हजारों लाखों करोड़ों आयंस थे, उनमें से कुछ इधर आ गए, तो जो इधर आएंगे वो बचे हुए से जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे I3 माइनस। तो आप सोचो प्रोडक्ट बनेगा I2, बट एक्चुअली प्रोडक्ट क्या बन रहा है I3 माइनस। अब I2 और I3 माइनस के रंग में रात और दिन का अंतर होता है। आयोडीन का रंग तो पर्पल या वायलेट जैसा, ब्लू बोल सकते हैं अपन, पर ट्राइआयोडाइड तो येलो या ब्राउन जैसा दिखता है। यस और नो, ये बात पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? तो ये वाली बात बताई, अब इसके अंदर ये वाली बात जोड़ रहे हैं कि एक्चुअली जब कोई बोलता है आयोडीन सोल्यूशन, तो आयोडीन सोल्यूशन होता ही नहीं है। आयोडीन तभी घुलेगा जब आयोडाइड मिलाओगे, आयोडीन तभी घुलेगा जब आयोडाइड मिलाओगे। इससे जब कोई बोलता है आयोडीन सोल्यूशन, तो एक्चुअली Ki प्लस I2 गिव्स यू Ki3। इसका रंग होता है येलो से लेके हल्का सा ब्राउन, येलो टू ब्राउन कलर होता है। तो जब कोई बोले आयोडीन सोल्यूशन, तो लोग इसकी बात कर रहे हैं। आयोडीन यूं तो घुलता ही नहीं है, अगर वो बोल रहे घुला हुआ है तो अंडरस्टूड है, वो आयोडीन के रूप में नहीं घुला है, वो ट्राई आयोडाइड के रूप में घुला है। तो रंग भी ट्राई आयोडाइड का, आयोडीन तो I2 तो ही नहीं वहां पे। यस और नो? तो इस बात को लिखा जाए कि आयोडीन, ये बताया पर वापस लिख लो, आयोडीन डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। I2 iodine does not dissolve in water. Iodine does not dissolve in water. ठीक है, full stop. But in the presence of iodide, iodide, it dissolves as I3 माइनस। लेकिन अगर वो आयोडाइड हो तो वो घुल जाएगा I3 माइनस के रूप में। इट डिसॉल्व्स एज I3 माइनस, जिसका कलर मान लिख लो येलो टू ब्राउन। तो जब कोई बोल रहा है आयोडीन सोल्यूशन, तो अंडरस्टूड है, जिसने पढ़ा है उसको पता है कि वो ट्राई आयोडाइड की बात कर रहा है, आयोडीन तो बोलते ही नहीं पानी में। ठीक है, तो इसी बात को सपोर्ट करने के लिए रिएक्शन लिखो कि I प्लस I2 गिव्स यू दिस। चल अब जो लिखना है लिख लीजिए।
ठीक है, चलिए अगला जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो है SnCl2 स्टैनस क्लोराइड। टिन का +2 वाला है SnCl2 स्टैनस क्लोराइड। ये ऑर्गेनिक में भी आएगा काम अभी थोड़े दिनों बाद, यहीं पे लिख लेते हैं। कल ही अपन ने इनर्ट पर इफेक्ट पढ़ा, कल ही पढ़ा, इधर देखो कि CCl2 से कहीं ज्यादा स्टेबल है, SnCl2 से थोड़ा ज्यादा स्टेबल है SnCl4, और PbCl2 और PbCl4 में मामला उल्टा है। ये पढ़ा के नहीं? अभी मुझे इन सब से मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है। तो बताइए टिन +2 में ज्यादा खुश है +4 में? प्लस। यस और नो? तो अगर मेरे पास SnCl2 है, इसमें टिन +2 में है, तो किस में जाना चाहेगा? +4 में जाना चाहेगा। खुद ऑक्सीडाइज होने चाहिए, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। यस और नो? सिंपल सा फंडा है, इतना ही है, ठीक है ना? SnCl2 है जिसमें टिन +2 में है, जो कि जाना चाहता है +4 में। खुद ऑक्सीडाइज, सामने वाले को रिड्यूस। ठीक है, अगला है या तो ऑक्सैलिक एसिड या इसके आयंस। ऑक्सैलिक एसिड ले लो, एक एक्सप्रेस ले लो, दोनों ले लो, और तो क्या करो। मुद्दे की बात ये कि इसमें कार्बन सारे +3 में, +3 साथ, और ये ऑक्सीडाइज होकर बन जाएगा CO2, जिसमें कार्बन चला गया +4। यदि 11वीं में, उस समय तो कोरोना नहीं था, तुमने लैब में टाइट्रेशन किया, अगर किया तो सबसे पहले यही वाला करवाया था। कोनिकल फ्लास्क के लिए ऑक्सैलिक एसिड ऊपर से आया KMnO4, राइट? और उसमें ऑक्सैलिक एसिड हो या ऑक्सलेट हो, ये CO2 बनाते हैं। CO2 लाइम वाटर मिल्की, वो सारी बातें तुमको पता है कि चूने के पानी में से पास करो तो दूधिया हो जाता है, वो सब पता है। यस और नो? तो ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सलेट से क्या करता है रिडॉक्स रिएक्शन में? ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सलेट से क्या करता है? CO2 बनाओ इनका, इनको तो ऑक्सीडाइज करो, सामने वाले को देख लेंगे, इसको तो ऑक्सीडाइज करता है, पक्का पता है। हाँ या ना? लिख लो, इतना ही है। क्या हुआ? वो तो पिपेट से सब करोगे तो आ ही जाएगा। कितने लोगों ने पिपेट से वो किया है? हाँ, ये अपने गरीबी का, अपने देश की गरीबी का ये कहते हैं उदाहरण है। हमको भी स्कूल में यही सिखाया कि वो पिपेट ले और फिर आ जाता था एसिड, ठीक है, और फिर वो जैसे वो हटाए, फिर उसका गोली रखो, सारे गिर जाता था। फालतू की। एक्चुअली क्या होता है, इसका एक बल्ब आता है, बल्ब पता है, रबर का एक ब्लैडर जैसा आता है, जैसे फाउंटेन पेन में इंक भरने के लिए आता है, फाउंटेन पेन लोग कभी यूज करते हैं। फाउंटेन पेन में इंक भरने के लिए प्लास्टिक का एक वो आता था कि वो पिचका के डालो, फिर उसे छोड़ो तो हवा वो इंक भर जाएगी, फिर उसको दबाओ तो वापस इंक पेन में गिर जाएगी। तो इसी तरह से रबर का ब्लैडर आता था, फिर पेट पे जब अपना मुंह लगाते हो उसमें वो ब्लैडर लगाना होता है, फिर उसको पिचका देते हैं, हवा निकल जाती है, फिर उसको एक सोल्यूशन में डालते हैं और हाथ छोड़ते हैं तो वो अपने आप ऑक्सैलिक एसिड से भर जाता है। ठीक है, जो भी चीज बनती है ऐसे करते थे वो, तो ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड के अपने पिपेट से सक किया, HCl होता तो बाकी हो जाते हैं। और स्कूल में तो भाई सबकी स्कूलों की हालत वही है, दुर्दशा है, फीस पूरी ले लेंगे, लैब में कुछ नहीं होगा तुम्हारे, 2-3 रंग बिरंगे सोल्यूशन डाल देंगे बस, और कुछ नहीं, इक्विपमेंट नहीं होगा। जबकि वास्तव में वहां पे लैब में जो काम करते हैं तो जो लेबोरेटरी बनानी होती है उसका अप्रूवल लेना होता है, और अप्रूवल के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। लोगों कहते हैं इतना खर्चा कौन करे, थोड़ा खर्चा दूसरा वाला कर देंगे, लिफाफा दे जो अप्रूव करने आएगा ना CBSE की तरफ से,
कि भाई तुम्हारी लैब अप्रूव्ड है कि नहीं, तो उसे खिला देंगे सूर्य के समोसे और क्या, तो तुम्हें किला घुमा देंगे और उसे खाना पीना करवा देंगे उसका। बाकी वास्तव में होता क्या है कि एक तो लैब जो है उसकी हाइट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अपने स्कूल में तो ऐसा नहीं था, किसी भी रूम में बना दी लैब, राइट। लैब की हाइट 18 से 20 फीट होनी चाहिए, 2 मंजिल की होनी चाहिए वो, पहली बात। दूसरी बात, लैब में पंखे नहीं होने चाहिए, तो पंखे नहीं होने चाहिए, सिर्फ एग्जॉस्ट फैंस होने चाहिए, पूरी डक्टिंग होनी चाहिए, पूरी छत में ऊपर खूब सारे एग्जॉस्ट फैंस होने चाहिए, ताकि वो सारी जो गैसेज है उनको सक करके बाहर निकालते रहे, वो वहां नहीं रहनी चाहिए। पंखे से तो सारी गैस घूम जाएगी, वो थोड़ी करनी, जहरीली गैसें रिलीज हो रही। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए अच्छी किताबों में लिखा होता है, जो मैंने पढ़ा और बाद में टीचर से पूछा, उनको खुद को नहीं मालूम था क्या होता है। मैंने किताब में पढ़ा, अच्छी इंटरनेशनल किताबें पढ़ी, तो उनमें लिखा था, जगह जगह लिखे रहे कि दिस रिएक्शन शुड बी इम्पोर्टेंट, दिस रिएक्शन शुड ओनली बी डन, मस्ट बी डन इन अ फ्यूम कबर्ड। फ्यूम कबर्ड क्या? फ्यूम तो धुआं होता है, कबर्ड होता है, फ्यूम कबर्ड क्या होता है? अब अपने अपने दिमाग लगाया, अरे फ्यूम कबर्ड क्या होगा, खोलेंगे तो धुआं निकलेगा जैसे फ्रिज में से कभी कभी निकलता है, कर क्या रही है? मैं आपसे पूछ लिया, व्हाट इज दिस फ्यूम कबर्ड? फ्यूम कबर्ड लैब स्टूडेंट से पूछा कि उसको पता होगा, वो बोले उसे भी नहीं मालूम। वो तो बाद में यूट्यूब आया, जब ये पता बातें बोलो 1990s की, उसमें तो कुछ भी नहीं था, किताब थी और टीचर थे, किताब में जो लिखा वो टीचर तो को नहीं आता, पूछो अब क्या करें। फिर यूट्यूब और आया तो लोगों ने यूट्यूब पर कुछ और सर्च करा, आपने ये सर्च किया व्हाट इज अ फ्यूम कबर्ड। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये एक वक्त अलमारी है, तो अलमारी में क्या स्पेशल है, उस अलमारी को जैसे खोलोगे तो उसके अंदर एक सक्शन पंप लगा होता है, राइट। तो जैसे आपको ये एक्सपेरिमेंट वही जाके करने हैं, वहां पे एक सक्शन पंप, जैसे चिमनी होती है ना घरों में आजकल, वैसी बात चिमनी लेते हैं, जैसे आप उसे खोलोगे तो ऑटोमेटिकली चिमनी ऑन हो जाएगी उसकी। तो कुछ ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि वही करना है, क्योंकि इसमें जो गैस निकलेगी बहुत जहरीली है, तो सारी गैसेज को सोख लेगा, बस तुम्हें थोड़ी सी उसकी गंध बंद आएगी। ये सोचो कि ये वहां जाके करना है, हर जगह लैब में नहीं करना है, ये वहीं जाके करना है। तो लैब में 4, 5, 6 ऐसे फ्यूम्ड कबर्ड होते हैं, समझ में आया? अपन इसको भी देखी, हाँ धुआं देखा है, कबर्ड देखा है, फ्यूम कबर्ड क्या होता है, इतनी बुरी दुर्दशा है। तो फ्यूम कबर्ड तो बहुत दूर की बात है, वो पिपेट का वो ब्लैडर तक नहीं लेके आते स्कूल वाले, या तो जब स्कूल ने जब अप्रूव कराया होगा अपना सीबीएसई से अप्रूवल ली होगी साइंस की लैब की, तो उस समय किसी उधार देके हमें किराए में दे दे, प्लीज दे दे, दिखा दी, हो गए, देख लिया है, अप्रूव कर अप्रूव, ये खिलाएंगे मिर्ची बड़ा तेरे को भी, और फिर वो चले गए। तुमने देखे कभी? तो सब लोग पेपर सब किए जा रहे, क्या बेवकूफी है, लेकिन ऐसे ही हो रहा था। और तुम्हारी स्कूलें, तुम बहुत, हमारी स्कूल है ऐसा मत बोलो, हमारी स्कूल बहुत अच्छी है, कचरा ऐसा, पैसे तुमसे दुनिया भर के ले लिए, कपड़े खरीदवा लिए रंग बिरंगे अतरंगी, मंडे को ये कपड़े पहन के आना, ट्यूजडे को ये कपड़े पहन के आना। इस मामले में राजस्थान बोर्ड की स्कूल है, ठीक है, कम से कम फालतू पैसे तो खर्च नहीं करना, ये सुन लो। और भी बर्बाद है इंटरनेशनल बोर्ड वाले, कहा है हमारे आईबी वाले बच्चे, जाए नहीं क्या? फीस कितनी तुम्हारी? 1.5 पता ही नहीं, 1.5 और 25,000 का फर्क होता है, राइट। 1.5-2 लाख रुपए प्लस, ये तो फीस है, प्लस और भी तो लेते होंगे कुछ, बसेस और इंप्रेस अकाउंट होता होगा, किसी भी ऐसे लोग यही नहीं होता इंप्रेस अकाउंट क्या होता है, मालूम है? खासा ऑर्डर ये क्या होता है? इनके कई स्कूलों में ये एक इंप्रेस अकाउंट बना के रखते हैं, जिसमें बच्चों से 50,000 रुपए एडवांस लेके रखते हैं, राइट। अब ऐसा होता है बड़ी स्कूलों में, सो कॉल्ड बड़ी स्कूलों में, कि मालूम पड़ा कि इस दिन बच्चे की तबीयत खराब है, बच्चा स्कूल आ गया, बच्ची स्कूल आ गई, बट उसको 2 घंटे बाद लग रहा है कि तबीयत सही नहीं है, तो स्कूल वाले घर भेज देंगे आपको, ठीक है। ये सीबीएसई वाला नहीं कि पापा लेने आओ, मम्मी लेने आओ, कुछ नहीं, स्कूल की गाड़ी जाएगी छोड़ने,
अब डीजल पेट्रोल कितना महंगा है, तो वो आपके एक बार आप घर छोड़ने गए तो उसका 500 700 800 रुपया कुछ काट लेंगे आपके अकाउंट से, चिंदीगिरी नहीं करेंगे और घर जाके पैसे दो वरना तो बच्चे को वापस लेके जा रहे हो पहले ही ले लिए। और यहाँ पे गरीबों के बच्चे तो वैसे भी नहीं पढ़ते, ठीक है, मालूम पड़ा आप घर पे गए, घर पे पिताजी तो ही नहीं, वो तो फैक्ट्री में गए हुए, फिर मम्मी भी कोई दूसरे काम में बिजी है, वो भी वर्किंग है, तो किससे पैसे मांगोगे घर पे जाके, तो पहले 50,000 रुपए इंप्रेस अकाउंट में रख लेते थे। समझ में आया? ठीक है, उसमें से काटते रहते, कुछ भी हुआ पैसे काट लिए। बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगवानी है तो पेरेंट्स को थोड़ी बोल रहे कि भी वैक्सीन लगवाएंगे, सब लोग 500 रुपए जमा कराओ, सबकी डायरी में नोट लिख के भेजा जा रहा है, प्लीज सेंड ₹500 फॉर कोरोना वैक्सीनेशन। ना पेरेंट्स से पूछ रहे बस इतना मैसेज आ जाएगा, डायरी थोड़ी आती है उनके, तो मोबाइल में मैसेज आते कि टुमारो देयर इज अ वैक्सीनेशन ड्राइव इन द स्कूल एंड इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन प्लीज डोंट सेंड योर चाइल्ड टू टुमारो। तो उसे बोल देना नहीं लगवाए वरना हम तो लगा देंगे, तो कोई प्रॉब्लम हो तो मत लगवाना, ये नहीं कि परमिशन नहीं, हम कर रहे हैं सर, अगर तुमने मना नहीं करा तो हो जाएगा। एग्री आता है ना, मोबाइल में आता है डू यू एग्री, तो सब एग्री करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट आता है ना, एग्री 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 तो एग्री कर लेते हैं, वो लग जाता है। अभी थोड़ी कह रहे भाई तेरे लगाया था वो 500 रुपये तू नहीं लाया, इंप्रेस अकाउंट कटौती हुई। और जैसे उसमें बच्चे पैसे कम होते, मान लो 50,000 रुपये लिए थे शुरुआत में जुलाई में, तो वो कम होते थे 25,000 रह गए, फिर ऑफिस वाले स्कूल के ऑफिस वाले अकाउंट वाले फोन करेंगे सर आपके इंप्रेस अमाउंट कम हो गई है, प्लीज थोड़ा जमा करा दीजिए। कितना है सर? 25,000 जमा करा दीजिए। अच्छा मैं भेजता हूँ। ये मामले चल रहे हैं, तुम कहाँ रह गए पीछे जिंदगी में? सुना है साहब? सुना हैप्पी में था 10,000 एपीआर भी ठीक है, सीबीएसई स्कूल है और वहां जाना मांग ले तो लोग आ जाए, कहीं है किन बातों में बना लोग आ जाएंगे कहीं कहीं और चलो 10,000 ही मांगे, बाकी तो इंप्रेस अकाउंट बड़ा होता है, और ये जोधपुर में तो 50,000 ही मांग रहे हैं, 50,000 जो भी कुछ अमाउंट होगा। बड़े शहरों में तो ये लाखों में चल रहा है, वहां तो 20 ही लाखों में। तुम्हें डरा नहीं रहा हूं लेकिन बता रहा हूं, बड़े शहरों में दिल्ली बंबई में मतलब हर सीबीएसई की जोधपुर में अच्छी स्कूल कौन सी लगती है आपको? अपनी प्लस एक और नाम बता दो। अपनी तो भाई खुद रिमांड डाकण कौन क्या है, खुद की स्कूल तो अच्छी है ही तुम्हारी नजर में, प्लस एक दूसरी स्कूल बताओ कौन सी स्कूल अच्छी लगती है? तो ये स्कूल ठीक है भाई, कोई नहीं, अब बोलोगे बोल है तुम किसे पढ़े हो? सेंट्रल अकेडमी। तो अच्छी नहीं लगती क्यों भी? क्या ऐसा बुरा कर दिया तुम्हारे टीचर्स बोल सकते हैं कि हमको कोरोना काल में पैसे नहीं दिए, भूखे मार दिया। सेंट्रल अकेडमी से हुआ ना, सुना तुमने? पता चला सब टीचर अच्छे से निकाल दिया। हाँ, अरे तो बाकियों को पैसे नहीं दिए तो निकले हुई है भाई। जैसे जो अच्छे टीचर थे उन्होंने सोचा मैं कहीं और जो जॉब मिल जाएगी तो उन्होंने छोड़ दिया। बाकी सेंट्रल अकेडमी ने तो कोरोना में मतलब मजे ले लिए। बच्चों से तो फीस देनी पड़ेगी, माँ बाप को फीस देनी पड़ेगी, और सारे स्टाफ को कर दिया नमस्कार। सारे पीटीआईज फ्री, एक्टिविटी टीचर्स उससे भी ऊपर फ्री, कि जब स्कूलें खुलेगी तब आना, तब बात करेंगे। कोई पैसे नहीं दिए बेचारा, पता ही तो। और कौन सेंट्रल वाले बच्चे तो पता है सब हुआ, और टीचर से दुखड़ा रोया होगा तुम्हारे सामने, पर बेटा आपको पैसे नहीं मिले। सही बात है बेचारे टीचर्स का जितना पैसा थोड़ी होता है, कोई रेगुलर इनकम आ रही है, ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, और जो भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो स्कूल वाले दे रहे, मान लो 30-40 हज़ार रुपये स्कूल से सैलरी आ रही है, शाम को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से कुछ रुपये आ गए। अब स्कूल वाले दे नहीं रहे, और कोरोना काल में शाम को ट्यूशन भी नहीं आ रहा, तो बंद है, तो बच्चा ट्यूशन कैसे आएगा आपके घर पे या आपकी कोचिंग पे? हालत खराब हो जाती है भाई अच्छे अच्छे। तो बेचारा करे कि अब तुमको बोला, अब तुम्हारे बोलने से कौन से स्कूल वाले पैसे देंगे? तो जो सेंट्रल अकेडमी के जो ओनर्स है मिश्रा, मजे ले लिया उन्होंने। 2 साल मैंने मिश्री कूटी है, पैसा आ गया, मजा आ गया। और टीचर्स गए कोर्ट में, मेरे कुछ मिलने वाले भी उसमें से कुछ नहीं होना। उल्टा जो लोग कोर्ट में गए हैं उनके साथ अब क्या होगा,
अब कोरोना तो खत्म हो गया, स्कूल से वापस रिक्रूटिंग चालू हो गई, हर स्कूल वाला ऐड दे रहे कोई टीचर चाहिए टीचर चाहिए। बट जिन लोगों ने केस किया ना उन्हें कोई स्कूल नहीं देगा, भले वो अच्छे टीचर है, भले ही उनके साथ बुरा हुआ तो उन्होंने सही किया ही है, बट कोई स्कूल का टीचर उनको नौकरी नहीं देगा। क्यों? ऐसा एम्प्लॉय किसी को नहीं चाहिए जो कोर्ट चला जाए। तो अभी देख लेना, अगर तुम्हारा टीचर टच में है, नो गुड स्कूल इज गोइंग टू हायर देम। अभी उनकी दुर्गति और होने वाली है। हाँ, उनमें से कुछ है जिनको अच्छा पढ़ाना जानते थे तो उनकी ट्यूशन फिर भी चल जाएगा, बट कोई भी पुराना स्कूल उनको नहीं लेगा, क्योंकि जो एक बार कोर्ट में जा सकता है ना, वो थोड़ी दिन बाद फिर कोर्ट में चल जाएगा किसी और बात के लिए। और ज्यादातर स्कूलों में यकीन करना मेरा, अगर टीचर से साइन करवाते हैं कि तुमको देंगे 40,000 रुपए, तो उनको देते नहीं है 40,000 रुपए। ये हर स्कूल में तुम्हारे चल रहा है, बता रहा हूँ। टीचर को अगर देते हैं 40,000, दिखा दो हम पेपर दिखाए 40,000, उसको देते नहीं है 40,000। कोई एक आज स्कूल होगी डीपीएस वाले दे रहे होंगे, राजमाता वाले दे रहे होंगे, सेंट एंस वाले दे देंगे, बाकी नहीं दे रहे। बता साइन जितना बोल रहे उतना देते ही नहीं है, साइन करवा लेते हैं। क्या तुमने इतना पैसा दिया, लिखो साइन करो, क्या देते नहीं, पैसे काट के देते। इतनी बुरी हालत। और जिसने इतनी दबंगई दिखा दी कि कोर्ट में चले गए, तो ऐसा दबंग किसी को नहीं चाहिए। सबको, किसी को अच्छा टीचर नहीं चाहिए, स्कूल में वो टीचर चाहिए जो सिस्टम को फॉलो करे। अच्छे टीचर हो, अच्छे टीचर की वैल्यू नहीं स्कूल में, इसलिए ज्यादातर अच्छे टीचर स्कूल में जाते नहीं है। तो बेचारे को मजबूर होता है कि नहीं मैं अपनी कोचिंग चला नहीं सकता हूँ, तो फिर वो स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ स्कूल जाएंगे, सुबह पढ़ाएंगे, तनख्वाह मिलेगी, शाम को बच्चे ट्यूशन पढ़ने आएंगे, तो अपना काम चल जाएगा। कोई अच्छा टीचर इसीलिए स्कूल में नहीं टिकता, वहाँ वैल्यू नहीं उसकी। ये सर तो तुम्हारे जितने भी स्कूल है, सब में तुम्हारे महीने की फीसें ले ली 5-5, 6-6 हजार रुपये इम्प्रेस अकाउंट, इसका ब्याज और खा रहे हैं, ब्याज भी तो मिलता है और कुछ नहीं। और जोधपुर तो फिर भी ठीक है, तुम जयपुर जाओ तो जोधपुर से काफी बड़ा शहर है, तुम दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव जाओ, वहां पे एक नॉर्मल स्कूल, सीबीएसई की नॉर्मल स्कूल की फीस, जैसे अपने यहाँ पे सेंट्रल अकेडमी मान लेते हैं, तो वहां की सेंट्रल अकेडमी की फीस क्या होगी, कैन यू इमेजिन? यहाँ पे कितनी 55,000, 54,000 ऐसे कुछ, ज्यादा मेरी जानकारी 55-54,000 रुपए साल की फीस ले रहे हो। ठीक है, तो दिल्ली की सेंट्रल, दिल्ली में ऐसे कोई स्कूल है, गुड़गांव में ऐसे कोई स्कूल है, क्या फीस मांगते हो? 54,000 का दुगना 1,08,000, 1.5 लाख, 3 गुना, 3 गुना। वहां पे एटलीस्ट इस लेवल की स्कूल की फीस है 11वीं 12वीं की 4 लाख, 4 लाख। सोचो, आधे लोग अपन सोचते हैं कई बार तुम्हारे को मिलने वाले होंगे, करे दिल्ली बॉम्बे में पढ़ते हैं या दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं, इनको तो पैकेज ही 25 लाख का है। 25 लाख से घर चलाने में हालत खराब हो जाती, बता रहा हूं। अगर आपके बच्चे हो चुके इतने बड़े और आपका पैकेज 25 लाख रुपए का है, तो बेचारे घड़े में माथा डाल के रो रहे, बता रहा हूँ हकीकत। हाँ, आप लोग यंग बंदे हैं, 22-23 साल की उम्र है, और आपको 20 लाख का पैकेज है, बहुत, क्योंकि अभी खर्चा नहीं है। और जब तक आपकी शादी होगी और आपके बच्चे इतने बड़े होंगे, तब तक आपका पैकेज ही बढ़ जाएगा। पर जिनकी स्टार्टिंग ही बेचारों की 5-6 लाख की हुई है, वो बढ़ते बढ़ते 25 पे जाकर रुक जाते हैं। दुनिया अपन जोधपुर वालों को क्या लगता है, और 25 लाख का पैकेज है वहां पे। बच्चे सोचो, अगर एक स्कूल की फीस है छोटे बच्चे की, केजी की फीस है 2,90,000 रुपए, 3-3 लाख रुपए छोटे बच्चों की फीस है। फिर धीरे-धीरे बच्चे बड़े होते तो फीस बढ़ जाती है। अभी जैसे तुम्हारे सेंट्रल अकेडमी की बात करें तो तुम्हारी फीस अगर 55,000 है, तो जो छोटे बच्चे उनकी फीस 8th-9th की 45,000 होगी, तो और भी छोटे होंगे 1st-2nd उनकी 40,000 उनकी फीस। यस, तो वहां पे छोटे बच्चे, अगर तुम्हारे को परिवार में रह रहा है और दिल्ली बॉम्बे में पढ़ते हैं, मुझे तो और बच्चे फीस किया। कोरोना काल में तो कई लोग दौड़ के जोधपुर आए, कह रहे वर्क फ्रॉम होम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, और सबने अपने बच्चों को वहां के स्कूल छुड़वा के जोधपुर के स्कूलों में एडमिशन दिलवा दिया कि 2 साल की फीस तो बची। जब हमें जोधपुर में रहना है अभी, और बच्चे जोधपुर ऑनलाइन ही पढ़ना है, तो जोधपुर में पढ़ रहे ऑनलाइन। वहां पे अगर ऑनलाइन में पढ़ना है तो फीस तो पूरी लग रही है, 3 लाख 3.5 लाख रुपए। जोधपुर में 50,000 में आराम से स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, छोटे बच्चों की फीस वो भी नहीं है। तो लोग आए यहाँ पे, घर के वहाँ किराए का मकान वगैरह जो सब छोड़ दिया, तो किराया भरो, फिर बच्चों की स्कूल की फीस भरो। इससे अच्छा है
यहाँ पे अपना घर का मकान है, प्लस बच्चों को जोधपुर में पढ़ाएंगे और ऐसी कोई पढ़ाई यहाँ और वहाँ कोई फर्क नहीं है, बस वो जगह का फर्क है। नहीं साहब यहाँ पे जो चीज़ मिलती है 100 रुपये में, वही चीज़ वहाँ मिलती है 300 रुपये में, राइट। ये डरा नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूँ, इतना खर्चा। जैसे मिठाई, इनसे पुराना वाक्य बताता हूँ। मेरे भाई बहन दिल्ली रहते थे, दिल्ली पढ़ते थे, मैं ही था जो बिल्कुल गधा था, जिनको नंबर नहीं आए तो दिल्ली में क्या करें, बुला ही नहीं रहा। मेरे भाई पढ़ रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हिंदू कॉलेज में, बहन पढ़ रही है JNU में, स्कॉलरशिप मिलती है दोनों को। अपन को ना तो एडमिशन मिल रहा है ना स्कॉलरशिप मिल रही, अपन यहाँ बैठे पढ़ा रहे बच्चों को, टीचर बन गए। तो वो जब वहाँ थे तो वो जब आते मिलते गप मारते हम लोग, तो बोले मैं मिठाई को, जैसे को मिठाई की बात हुई तो मेरे भाई को, एक बार मुझे याद है मेरे भाई को किसी को वहाँ मिठाई गिफ्ट करनी थी, मिठाई का पैकेट पहुंचाना था किसी के यहाँ। तो बोले यहाँ से खरीद लूंगा, वहाँ ले जाके दे दूंगा। तो मैंने बोले यहाँ से खरीदता है, दिल्ली में मिठाई नहीं मिलती, कि दिल्ली में मिठाई की दुकानें नहीं क्या? तो बोले है। तो मैंने बोला कि जैसे वो जाने वाला था 1-2 दिन बाद, तो बोले मुझे ये काम करना है, मिठाई खरीदनी है। और मिठाई में कौन सी? सोहन पपड़ी। तो सोहन पपड़ी लेनी, आधे किलो जो भी था। और वो तो मैं क्यों बटे को मिठाई की दुकानों को नहीं गए? हमने बड़ा भाई था, बट बड़े भाई से अपन बोलते हैं ऐसा कि क्यों दिल्ली में दुकानों को नहीं गए? है, मैं बटे में ले लीजिए। पैटर्न का अच्छी है कि नहीं, क्वालिटी तो बटे भी ठीक है। तो कि महंगी बहुत है, मैं कभी दिल्ली गया ही नहीं उस समय तक। अब दिल्ली के अपन ने जोधपुर के बाहर कदम ही नहीं लगा था। ट्रेन में भी यदा कदा कभी बैठे थे, हालत थी। एयरपोर्ट तो कभी देखा ही नहीं था। तो मैंने कहा कि महंगा बहुत है। तो भाई यहाँ पे अगर मान लो उस समय, ये बात 1990s की बता रहा हूँ मैं आपको, तो उस समय अगर जोधपुर में मिठाई मिल रही है 100 रुपए किलो, तो वहाँ क्या होगा? 100 का थोड़ा महंगा होगा। तो बताता कि नहीं, आइज मिठाई दिल्ली में 400 रुपए किलो मिले। मुझे विश्वास नहीं, क्या बात कर रहा, शक्कर तो शक्कर है, मिठाई वही है, इतना महंगा क्यों? कि नहीं, वहाँ से बड़े शहर वैसे ही होता है। अपन को लगा अपना बड़ा भाई अपनी फिरकी ले रहा है। ऐसे कई बार अपन को ऐसे उल्टी सी चीजें पढ़ा देते हैं ना, तू तो सौतेला है, तू तो कचरे के डब्बे से आया, तू तो ऐसा है, तू तो बाड़े में मिला था। ठीक है, और अपन बहुत साल मानते भी थे, तो अपन सोचे अपने फिरकी ले रहा होगा। फिर बाद में कभी वाकई जब बड़े शहर जाने का काम पड़ा और हमें भी किसी को मिठाई देनी पड़ी, तो उस समय जोधपुर में जो मिठाई मिल रही है, जोधपुर में मिठाई लेके खाते हैं, तो मालूम है जोधपुर क्या मिठाई का भाव है? वही मिठाई दिल्ली में खरीदी। याद है, हाँ यार तो सही बोल रहा है। 2013 में मुझे किसी मिल रहा था, उनके मिठाई पहुंचानी थी, तो मैं लेने गया, तो देखा तब मुझे वो यह बात याद है। मेरा भाई तो उससे गुजर चुका था, पर मुझे वो बात याद है कि हाँ मेरे भाई ने बोला बिल्कुल इतना महंगा। मैंने कहा हमने रहना ही बाहर में जाए, अपने जोधपुर रॉक्स। तो अपन तो वैसे ही बिल्कुल फंडा क्लियर था। वैसे मेरी इच्छा बहुत थी, मैं तो इंडिया में ही नहीं रहना चाहता था, कि मैं तो पढ़ पढ़ा के और अपन तो बाहर निकलेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, वो भी इंडिया में नहीं। हमने कोई देश प्रेम नहीं है, अपन जाएंगे अमेरिका या इंग्लैंड या बाहर जाएंगे, और उसके लिए पढ़ रहे थे। और एग्जाम जो होते हैं ना, कौन से वाले टोफेल और ये सब तैयारी कर रहे थे। और इंग्लिश अब तो बिल्कुल बर्बाद हो गई, किससे बोले, अब तो मारवाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, पर तब अच्छी इंग्लिश बोलते थे, और अच्छी वोकैबुलरी की तैयारी करी, बोलना सुनना लिखना सब आता था। फिर ये मेरे भाई का हादसा हो गया, वो गुजर गया, तो फिर एकदम से कहते हैं हृदय परिवर्तन जिसे कहते हैं। मैं कहा नहीं यार, अब इनको छोड़ के नहीं जा सकते, अब जोधपुर ही रहेंगे, अब कहीं नहीं, अब जोधपुर ही रहना, कहीं और जाना ही नहीं। तो उसके बाद से मतलब कई लोग मुझे बोलते हैं, अरे तुम जोधपुर या जयपुर में क्यों सेंटर डालते हैं, या पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था बोले वहाँ क्यों नहीं पढ़ाते, या मैंने फिटजी में जैसे पढ़ाया तो फिटजी में भी कंटिन्यू कर सकता था। मेरा नहीं, मेरे को जोधपुर आना है, अपने माँ बाप के साथ रहना है, तो कहीं जाना ही नहीं। लेकिन जब गए तो पता चला कि भाई अब छोटे शहरों में सुख है, जोधपुर। कल परसों ही एक फैकल्टी हो सकता है तुमको पढ़ाने के लिए आए, धीरेन्द्र सिंह राजपुर राठौड़, धीरेन्द्र सिंह राठौड़। तो वो पाठशाला का स्टूडेंट है, IIT दिल्ली में अभी पढ़ रहा है, और वो शायद 15 अप्रैल के बाद आपको केमिस्ट्री में और हेल्प करने के लिए आए। तो
आईटी दिल्ली में पढ़ रहा है, लेकिन उसका कि मुझे कोचिंग करानी, मुझे कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं करना, मुझे कोचिंग करानी। वो तो जा नहीं रहा था। मैंने कहा नहीं भाई आईटी जा, तू ऐसा मत कर, तो कोचिंग तो बाद में आगे भी करा लेगा। आईटी दिल्ली में मास्टर्स करने गया है, तो मास्टर्स कर ले, तो एक ठप्पा तो होगा तेरे पास। हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हमारा संघर्ष ज़्यादा रहा, फिर बस ठप्पा हो जाएगा तो फायदा होगा। चला गया। अभी कल सुबह, परसों सुबह को फोन हुआ कि सर मेरी 15 अप्रैल को डिग्री हो जाएगी, एग्जाम हो जाएगा, मैं जोधपुर आ जाऊँ। मैं कहा आ जाऊँगा। बोले सर मीनवाइल मैंने फिटजी का और आकाश का और सबका एग्जाम दिया, और फिटजी में तो मेरा रिजल्ट आ गया, और मुझे ऐसा कुछ पैकेज दे रहे हैं। मैंने क्या पैकेज दे रहे हैं? तो कुछ बताया कि भाई 90,000 रुपये। मैंने कहा पैकेज की नहीं सर, इन हैंड कटा के 90,000। अब आपको लगता है 90,000 कटा के, मतलब सारा काट के 90,000 रुपये बहुत होता है, अपन को लग रहा है दिन का 3,000 रुपये। बट वहाँ पे दिल्ली या गुड़गांव जहाँ पे उसको पोस्टिंग मिलेगी, तो दिल्ली गुड़गांव में एक कमरा, फ्लैट नहीं, एक कमरा भी अगर आप किराए पे ले हो, खरीदो नहीं किराए पे ले हो, तो उसका किराया 20,000 रुपये है। यहाँ 20,000 में घर मिलता है, पार्किंग वार्किंग सब मिलेगी। वहाँ पे 20,000 में कमरा मिलेगा, राइट। तो बोले नहीं, लेकिन सर मेरी प्रायोरिटी तो जोधपुर आना ही है। तो ठीक है, एग्जाम देना, बाद में आ जाना। फिर आकाश में क्या हुआ? सर आकाश का तो मैंने कल ही दिया है, उसका रिजर्वेशन हो जाएगा उसका सब जगह, लेकिन क्या नहीं सर जोधपुर आना है। तो उसने भी देख लिया कि जोधपुर में जो है पढ़ाना ही है, तो कहीं पढ़ा लूंगा, फिर पढ़ाना ही है। हाँ, आपको काम ऐसा करना है जो जोधपुर में होता ही नहीं है, आपको आईटी का जॉब करना है, आईटी का जॉब जोधपुर में नहीं मिलेगा, तो दिल्ली गुड़गांव जाना पड़ेगा, गुड़गांव बैंगलोर जाना पड़ेगा। अगर टीचर ही बनना है तो आपको किसी कमरे में बच्चों को पढ़ाना है, तो कमरा कहीं भी हो, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? ठीक है, पिपेट याद रहेगी। पिपेट में कैसे करते थे? आईटी में जाओगे ना, वहां पे मिलेगा तुमको वो ब्लेंडर, बिल्कुल सॉफ्ट रबर का बना होता है। पिपेट पे उसको लगाते, पिचकाते, अंदर डालते हुए छोड़ते हैं, तो वो सक कर लेते हैं उसको। ठीक है, समझ में आया? चलो इधर और लिस्ट खत्म करते हैं। और सारी कैसे लिख लिया तुमने? अगला लिखो। अगला है तुम्हारा, आगे बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरे रास्ते पे चलेंगे। सारी स्कूलों को बदनाम कर दिया अपन ने, सब पर टका से बोल दिया, सब बेकार, सब बेचारा। S2O3 2 नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर याद रखना भाई, ये अलग है, ये सल्फेट। ठीक है, अगर मैं इसमें या S लगा दूं तो ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। और अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगाते हैं तो थायो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, पता है आपको? तो मैं इसको क्या बोलूंगा, वन बैंक के सभी लोग बोलते हैं थायोसल्फेट। सल्फेट था, उसमें ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया, तो क्या बोला? थायोसल्फेट। सल्फेट में थोड़ा चेंज कर दो, यस और नो। अच्छा, दूसरी बात, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है सल्फर का? +2। चेक कर लो, +2 आया। अब इसके दो रास्ते, एक रास्ता तो ये बनाएगा S4O6 2 नेगेटिव। ये कैसा होता है? ये स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं भी बहुत बार बता दूंगा। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज 2.5 है, 2 से क्या 2.5 में ऑक्सीडेशन, खुद को ऑक्सीडेशन सामने वाले कर दिया, रुक जाना, लिखो मतलब। और एक दूसरा रास्ता है, इधर भी इस रास्ते चला गया, सल्फेट का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, और यहाँ पे सल्फर चला गया +6। तो ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है। तो सर तक कब कितना ऑक्सीडेशन होगा? तो ये होगा विथ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये कब होगा? विथ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे आयोडीन, याद करो लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आया था। जब फ्लोरीन बहुत खतरनाक था, आयोडीन एकदम फिसड्डी था, तो वो विद आयोडीन, या फिर या Fe+3, ये रट्टा मार लेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ योर एंटायर सिलेबस, इसलिए हम बार बार पढ़ेंगे। ये कब होगा? पहली रिएक्शन क्या होगी? विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोले एग्जांपल ले, एग्जांपल है क्लोरीन, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, HNO3 भी ले सकते हैं। इसे लिख लीजिए और मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कोई भी हो, कोई बात नहीं। ये हो गए हमारे लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों काम कर लेते हैं, जैसे कि एम्फोटेरिक होता है ना, वो एसिड और बेस के लिए होता है, कैच प्लस दे भी सकता है, दे भी सकता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है H2O2। तो लिखो, बिन पैंदे के लोटे इधर भी ढुल सकते हैं और इधर भी ढुल सकते हैं। किसकी लिस्ट बना रहे हो? H2O2 के। मैंने बोला ना बिन पैंदे के लोटे, लिखो, हिंदी नहीं आती। बिन पैंदे के लोटे, तुम रहने दो, तुम्हारे इंटरेस्ट अकाउंट 1000 रुपया काट लेंगे। पैंदे होता है, सुना नहीं तुमने? ऐसे फिर क्या फिल्म बोल रहे हो? नहीं तो पैंदे वही कंफर्म। पैंदे और क्या होता है? तुम बिन पेड़े थोड़ी होगा, बिन पैंदे ही होगा। बिन पैंदे के लोटे कौन है ये? कौन है ये लोग? H2O2 अगर -1 से रिड्यूस हो तो -2 में ही जाएगा, और -1 से ऑक्सीडाइज हो तो 0 में जाएगा। 0 में तो उसका रूप हो O2 ही हो। लेकिन जब -2 में होगा तो वो पानी भी हो सकता है या OH- भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन pH। डिपेंडिंग ऑन pH। अगर माहौल एसिडिक है तो OH- तो बख्शा नहीं जाएगा, क्या मिलेगा फिर? पानी। और माहौल अगर बेसिक है तो आप ठीक है, OH- बनने दो, यस और नो। तो ये डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन जो हम 50 बार देखने वाले हैं। तो H2O2 दोनों काम कर सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, ऑक्सीडाइज भी। यदि ऑक्सीडाइज होगा तो चाहे मीडियम एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, क्या बनेगा? O2। लेकिन अगर रिड्यूस होगा तो -2 में जाएगा, जिसके दो रूप हो सकते हैं, डिपेंड ऑन मीडियम, pH कितना है। ठीक है, लिख दो। एक और इस लिस्ट में 90% याद है, 9% याद है, 1% है बाकी सभी, जिनकी लिस्ट में हम चर्चा नहीं करते। नाइट्राइट, नाइट्राइट रिड्यूस हो गए +3 से +2 में जा सकता है, डिपेंडिंग कि सामने वाला ऑक्सीडाइज होना चाहता है या फिर खुद ऑक्सीडाइज होकर माइनस नाइट्राइट बना सकता है, +5 में जा सकता है। तो नाइट्राइट NO भी बना सकता है, नाइट्राइट ये बना सकता है। लिख लो, बस लिखोगे तो दिखेगा तो याद रह जाएगा। तो ये हो गई हमारी लिस्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड वो लोग जो दोनों काम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ठीक, इसे याद रखने का थोड़ा प्रयास करें, हम इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे ताकि आप इसे याद रख पाए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये इतना महत्वपूर्ण है कि अपने यहाँ से जो ठीक ठाक, जैसे तो अच्छा रिजल्ट है बट अपने मुंह से अच्छा नहीं बोल सकते, तो ठीक ठाक बोलेंगे। जो अपने यहाँ से रिजल्ट आ जाता है उसमें इसका काफी योगदान है। सब लोग अपना पढ़ा रहे हैं बट बाकी कोचिंग से पढ़ाई नहीं, बट अक्सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोचिंग में पढ़ाई ही नहीं जाती।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दिया, पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया, यस, थोड़ा कोऑर्डिनेशन पढ़ा दिया, हमने भी पढ़ा, राइट। सॉल्ट एनालिसिस एकदम गोल कर देते हैं, हाँ या ना? आप लोग दूसरी कोचिंग से पहले पढ़े होंगे कई लोग, सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा, अभी तक हमने भी नहीं पढ़ा, हम 17, 18, 19 को पढ़ेंगे 2 दिन। सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा क्या? अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ाते। हो सकता है पढ़ाया हो, तुम तब तक गए ही नहीं हो कोचिंग, ये भी हो सकता है तुम लास्ट तक गए ही नहीं हो सकता पढ़ाया हो, लेकिन ज्यादातर नहीं पढ़ाते, या जोधपुर में तो कोई नहीं पढ़ाता, ऊपर से पढ़ा देते। और असली खेल क्या है, जब तुम 18-19 तारीख को पढ़ोगे तो पता चलेगा। ज्यादातर पढ़ाते नहीं, पढ़ाते तो ऊपर से बस क्लासिफिकेशन और हायरार्की लेना, ये क्वेश्चन कर लेना, ये मॉड्यूल लगा लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है सर, वो एकदम सजा लेते हैं बच्चे घर आके, राइट। या फिर कहीं पढ़ाते भी हैं जोधपुर में, दूसरे शहरों में, जैसे कोटा में पढ़ाते हैं, कोटा में पढ़ाते हैं सॉल्ट एनालिसिस, बहुत तबीयत से पढ़ाते हैं, लेकिन वो इतना पढ़ा देते हैं कि सॉल्ट एनालिसिस की पूरी एक रजिस्टर बन जाता है। तो बच्चा उसको कैसे समेटे? कोई जिंगल विंगल कुछ नहीं बताते, ये होता है, ये रंग आता है, ये रंग ये आता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो आपने बता दिया, आपको सॉल्ट एनालिसिस ही पढ़ाना है। आप जो फैकल्टी सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाती है वो सॉल्ट एनालिसिस ही पढ़ाती है, सारे बेसिस में रखे सॉल्ट एनालिसिस। तो आपको तो एक ही चैप्टर पढ़ाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर बच्चे को तो और भी चैप्टर पढ़ते हैं और भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो आपने इतना ज्यादा बताया कि बच्चा झेल ही नहीं पा रहा उसको। हाँ, टॉपर की बात अलग है, उसका तो दिमाग भी बहुत ज्यादा चलता है, उसकी मेमोरी भी बहुत शार्प है, तो वो रजिस्टर भी याद कर लेगा, राइट। लेकिन एक एवरेज बच्चा जो वाकई कोचिंग जिसको चाहिए, वो तो इतना झेल ही नहीं पाएगा। तो वही फिर आपकी एक्सपर्टीज सामने आती है कि आप बजाय कि एक रजिस्टर भरवाने के, बजाय 200 पेज में वो चीज कराने के, आप 40 पेज में करवाओ। वरना तो आप सब कुछ ही बता दोगे तो बोले जो आपने पढ़ा है उससे बार मुझे नहीं आया। वैसे तो मैं आपको 10 किताबें दे दूं, बोले पढ़ देना, इससे बार मुझे आएगा, बट वो करे, आप करोगे कैसे उसको समेटो कैसे, संभालो कैसे? तो वही फिर हमारी एक्सपर्टीज है कि क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है, जबकि पढ़ाते ही लोग एंड ही नहीं है। बट वही हमारा सिलेक्शन है कि नहीं ये पढ़ाएंगे, ये 2 बार पढ़ाएंगे और ये चीज 1 बार भी नहीं पढ़ाएंगे। 2 बार पढ़ाएंगे तो याद हो जाएगा, पर ये पढ़ाने नहीं आता ही नहीं, पर आप देख लेना नहीं आएगा। हमारे थोड़े से पन्ने जो हम भरेंगे उन्हीं में से आएगा, और वो हम याद करवा देंगे आपको। इसीलिए अपने यहाँ से रिजल्ट आ रहा है, हर साल आ रहा है, और बहुत मेहनत करी ये सब करने में। 2005-6 में जब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, और फिर पढ़ाते प्रॉब्लम्स आई, तो खासकर इनऑर्गेनिक का प्रॉब्लम आई, तो फिर ये कि कैसे करें, मुझे पता है ये रिएक्शन होती है, बट मुझे थोड़ी पेपर देना है, बच्चे को पेपर देना है, उसे कैसे याद करवाए। तो फिर एक स्ट्रक्चर खड़ा किया, ये पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे, इसमें ये ऐसे रटवा देंगे, अभी जो तुम्हें पढ़ाया है इसके ऊपर क्वेश्चन इकट्ठे करें, हाथों हाथ में क्वेश्चन करें, होमवर्क भी नहीं देंगे, हाथों हाथ करा के डिस्कस कर लेंगे, तो तुमको भी पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, अकॉर्डिंगली फिर और सुधारेंगे, ताकि हमारी अगली चीज अच्छी हो जाए। ये नहीं कि आप बता दिया तो मान ही लिया कि इनको आता है, नहीं बताया है, अब चेक करेंगे, जांचेंगे, राइट। और ये सब जब कर लेंगे तो बच्चों के नंबर आते रहे, अपने भी आते हैं, ऐसा क्या पूछ लेंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे। होमवर्क तो दे ही जा रहे हैं, ऑर्गेनिक का होमवर्क क्या दिया, 4-5 दिन पहले एक बार दिया था, सॉल्युबिलिटी गाइडलाइन, उसमें भी टाइम कितना लगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, यस। बाकी तो लिस्ट बना रहे, कोई होमवर्क नहीं दिया, अब समय जब आएगा दे देंगे। 31 मार्च तक ये इनके प्रकार खेस्तान के आपको पूरा करवा देंगे, ताकि अगले 100 दिन जो भी 1 अप्रैल से लेकर 3 जुलाई रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन करते एकदम से नंबर आने लग जाते हैं, समझ में भी ज़्यादा आता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और नंबर भी सब एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तब तक 18 दिन का 20 दिन का अपने संघर्ष हो, उसके बाद सारे सब्जेक्ट्स में आपको रिवीजन ही करवाएंगे, तो नंबर अपने आप आएंगे। जहाँ आपके मेरे 50-60 नंबर आते थे, खींच के 100 तक लाए,
फिर अपने आप एकदम से छलांग मार के 100 का 140 तो अपने आप हो जाएगा, जस्ट बिकॉज अब पढ़ नहीं रहे, अब रिवाइज कर रहे। सबके नंबर इंप्रूव हो रहे हैं, अब एकदम से छलांग मारने का टाइम आएगा। देख अभी 20 दिन पढ़ते हो, छुट्टी वुट्टी मत मारना, बीमार मत पड़ना, ठीक है। तो बढ़िया इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे, क्योंकि आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी, ज़्यादातर लोग पढ़ते भी नहीं, इसलिए उनके नंबर भी नहीं आते। जब हम पढ़ लेंगे तो हमारे नंबर आ जाएंगे। ओके, ये बहुत वैल्यूबल चीज़ें आपको बताई जा रही है, इसको घर पे जाके थोड़ा पढ़ो, लिख लिख के याद नहीं करना है, थोड़ा देख लो। 5 मिनट देखा, बंद कर दो, फिर 2-3 घंटे बाद वापस जाओ। 5 मिनट ज़्यादा थोड़ी, 5-6 पन्ने हैं और क्या है, ये पढ़ने में 5 मिनट ही लग रहे हैं, तुम्हारे खुद के लिखे हुए प्रिंटेड थोड़ी है। तो दिन में इनको 2-3 बार देख लो बस, ये नहीं कि लिख लिख के रट्टा मारो, नहीं। वो जब प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप याद हो जाएगा, बस देखते रहो, नजर में रखो, ठीक है। समझ में आया? चलो ये वाली क्लास चल रही है, छोटा वाला मोबाइल बंद हो गई, बंद हो गया ना, ये भी